गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है कारो 2020। कारो 2020 के अंदर 21 क्लॉज होता है। इसका मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, डिटेल 100% रिवीजन है। एक एक क्लॉज याद करते चलेंगे। फिर से याद दिला देता हूँ, रिवीजन क्लास है, फोकस समझने पे नहीं याद करने पे होना चाहिए। कारो का नाम क्या है? कारो 2020, ठीक है। Caro is an order. First of all, O stands for order issued by MCA in consultation with ICAI. इस ऑर्डर के अंदर जो बातें लिखी है उसको सेक्शन नहीं पैराग्राफ बोलते हैं। पैराग्राफ 1, 2, 3, 4। हमारे काम का पैराग्राफ 3 जिसके अंदर 21 क्लॉजेज हैं। तो कभी भी कारो लिखो तो ऐसा लिखोगे पैरा 3 क्लॉज 1, पैरा 3 क्लॉज 2, पैरा 3 क्लॉज 3, इस तरह से 4 पैरा होते हैं। हमारे काम का कौन सा है? पैरा 3 का क्लॉज 1 से लेके क्लॉज नंबर 21 रोमन में लिखा जाता है उनको। ओके, ये 21 क्लॉजेस को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था। इसकी फोटो तुम लोगों ने क्लास में ली होगी। याद रखना है अपने को। ये जरा 21 क्लॉज है ना, तो 3 में डिवाइड कर दो, 7, 7, 7। पहला वाला क्या है? फील्ड CS, F से फिक्स्ड असेट, I से इन्वेंट्री, L से लोन इन्वेस्टमेंट, L से वापस लोन इन्वेस्टमेंट, D से डिपॉजिट, C से कॉस्ट रिकॉर्ड्स और S से स्टैट्यूटरी ड्यूज। ये 7 नंबर स्टैट्यूटरी ड्यूज, ये मेरे लिए चेक पॉइंट होता है मेमोरी में, इसलिए उसको स्टार कर रखा है मैंने। फिर क्या है? 7 पॉइंट्स और यू डिफरेंट NRI, यूडिफ NRI, U से अनरिकॉर्डेड इनकम जो आपने टैक्स में घोषित किया उसको बोलता है टैक्स इवेजन वाला पॉइंट है। D से डिफॉल्टर कंपनी, 9 नंबर बहुत फेमस है। दिस ऑल्सो 9 नंबर डिजर्व्स स्टार। I से इशू प्रोसीड्स, चाहे पब्लिक इशू हो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट, और F चेक पॉइंट है 11 नंबर, बीचों बीच आता है। 21 के बीचों बीच क्या आता है? 11 फ्रॉड, तो वो चेक पॉइंट की तरह है। यू डिफरेंट NRI, N से NBFC की निधि कंपनी है सर, N से निधि कंपनी, NBFC उधर है, N से निधि कंपनी, NRI, R से RPT का रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर का डिस्क्लोजर, और I से ये भी चेक पॉइंट में ले इंटरनल ऑडिट स्टार। फिर लास्ट वाले जो 7 क्लॉज है उसके अंदर बाइनोकुलर कुछ BNCR घुस, GUC, BNCR, B से बार्टर, N से NBFC, BNC, C से कैश लॉस, R से रेजिग्नेशन ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। ये सब मैंने पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल एनुअल रिपोर्ट से निकाल के दिखाया हुआ है अलग अलग कंपनियों का। गुची, G से गोइंग कंसर्न, U से अनस्पेंड CSR, और लास्ट वाला जो C है ना वो कंसोलिडेटेड FS के रिपोर्ट में आता है। एक CA जो ऑडिटर होता है कंपनी का ना, वो दो ऑडिट रिपोर्ट देता है, स्टैंड लोन FS पे ऑडिट रिपोर्ट और कंसोलिडेटेड FS पे ऑडिट रिपोर्ट। स्टैंड लोन FS जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसके अंदर कारो का, उसके अंदर कारो जाता है, उसमें 20 क्लॉज होते हैं, और जो कंसोलिडेटेड FS वाला ऑडिट रिपोर्ट होता है उसमें एक ही क्लॉज होता है, वो होता है 21 नंबर क्लॉज। ये लिखा हुआ था ना, ठीक है। इधर आ जाओ। अब ये मैंने लर्निंग स्ट्रेटजी बना रखा है, अभी तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ तो लर्निंग स्ट्रेटजी की कोई मतलब मुझे बोलना नहीं है इसमें। ओके, यहाँ पे आ जाओ। व्हाट आर द कंपनीज जिसपे कारो अप्लाई नहीं करता है? सबको मालूम है सर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, OPC, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी वो होता है विच इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड करोड़ लेस देन 4 करोड़, टर्नओवर लेस देन 40 करोड़। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ये वो प्राइवेट कंपनी जो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे, वो भी एग्जाम्प्ट है कारो से। पहला, इट इज नॉट अ होल्डिंग, नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, नाइदर होल्डिंग नॉट सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। और फिर 3 न्यूमेरिकल कंडीशन है, इसको याद करने के लिए बोलते हैं 1, 1, 10, 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़। जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस 1 करोड़ के अंदर है, जिसका बोरोविंग्स 1 करोड़ के अंदर है, जिसका रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 10 करोड़ के अंदर है। यहाँ पर पेड अप कैपिटल के अंदर आपको इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लेना है। रिजर्व के अंदर सारे रिजर्व आएंगे इंक्लूडिंग द डर्टीएस्ट रिजर्व जिसका नाम है रिवैल्यूएशन, वो भी काउंट होगा। और सरप्लस में PL का प्लस या माइनस वो लेस होगा। बोरोविंग्स आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक और FI लेना, और कोई बोरोविंग्स नहीं लेना है। याद रखना बोरोविंग्स वाला पॉइंट जब भी आता है ना उसमें हमेशा अंदर में लिखा हुआ रहता है एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर एंड नॉट ऑन 31 मार्च। यहाँ पे रेवेन्यू है, टर्नओवर नहीं। टर्नओवर का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेवेन्यू का मतलब होता है टर्नओवर प्लस अदर इनकम। तो आपकी अदर इनकम वो भी काउंट होगी रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3। इवन द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला रेवेन्यू वो भी इंक्लूड होएगा। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी की अगर ऑडिटर हो, मतलब इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी है तो उसका भी तुम ऑडिट अगर कर रहे हो तो उसमें भी कारो का एनेक्सर देना पड़ेगा। ब्रांच ऑडिटर्स जो होते हैं उनको भी कारो का एनेक्सर देना पड़ता है, ये ICAI के गाइडेंस नोट में लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो एक एक करके क्लॉजेस चालू हो गए जिसको मैं रिकैप कराने चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेरे सामने कौन सा क्लॉज है? पैरा नंबर 3 का 1 फिक्स्ड एसेट्स। पैरा नंबर 3 का 1 फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये रिवीजन है तो मैं फास्ट बोलूँगा, अगर तुम्हें कभी बहुत ज़्यादा फास्ट लगे तो स्लो करने का भी बटन का ऑप्शन है, स्लो कर लेना वहाँ पे अपने आप ही, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स देखो सर, 21 क्लॉज में से ना 3 क्लॉजेज ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े वाले जो क्लॉजेज है ना, अगर आप उनको अटैक करके खत्म कर दोगे ना आपको आत्मा में शांति मिलेगी। क्लॉज नंबर 139 पर क्योंकि अभी तो मैं करा रहा हूं तो मैं सीरियल ऑर्डर में जाऊंगा, फालतू का स्टूडेंट लोग नहीं तो कंफ्यूजन होते रहेंगे। तो पैरा नंबर 3 का 1 क्या है? फिक्स्ड एसेट को PPE भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट के लिए देखो मैंने एक नोट्स बना रखा होगा नीचे। फिक्स्ड एसेट में टोटल कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट्स है। फिक्स्ड एसेट में सर दोनों आएगा, PPE और इंटेंजिबल्स। PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल, इसमें 5 चीजें करनी। नंबर 1
प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल में मैनेजमेंट करती है कि नहीं करती है, टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे है कि नहीं तो फिर 6 कॉलम का एक टेबल बनाकर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन किया तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है कि नहीं किया है, रिवैल्यूएशन अगर प्लस माइनस 10% से अधिक है या तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और लास्ट में बेनामी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है कंपनी में, क्या बेटा 1988 बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। इधर ऊपर, अब ऊपर से एक बार पूरा लाइन बाय लाइन रीड करा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्मॉल ए प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है कि नहीं, किसके, पीपीई के और इंटेंजिबल के। प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल्स में प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन में 4 बातें हैं, कौन करेगा, मैनेजमेंट। कब करेगा, रीजनेबल इंटरवल। रीजनेबल इंटरवल आईसीए ने बोला 3 साल की ब्लॉक में एक बार 1/3 करके। तीसरा पॉइंट क्या है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिला क्या। और चौथा पॉइंट, डिस्क्रिपेंसी को आपने अकाउंट्स में रेक्टिफाई कर दिया है क्या, प्रॉपर्ली डेल्ट विद, मतलब एडजस्टमेंट कर दिया है कि नहीं, ठीक है। टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होना चाहिए। अगर कंपनी के नाम पे नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल डीड तो आपको 6 कॉलम का टेबल बना के देना पड़ेगा। 6 कॉलम में क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इन हुज नेम इट इज हेल्ड, वो पर्सन कंपनी का प्रमोटर क्या लगता है, रीजन पीरियड कब से उसके नाम पे, एंड रीजन, ठीक है। रिवैल्यूएशन, अगर कंपनी ने अपने पीपी का या इंटेंजिबल का रिवैल्यूएशन करवाया है, अगर मोर देन इक्वल टू 10% अप या डाउन है तो डिटेल डिस्क्लोज करो, और रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही होना चाहिए। बेटा एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के अंदर क्या कंपनी पे बेनामी प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है क्या, अगर हाँ तो आपको उसको एफएस में आप लोगों ने कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि नहीं, चेक करो। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी हेल्ड इन प्रॉक्सी नेम, प्रॉपर्टी हेल्ड इन प्रॉक्सी नेम, एक झूठे नाम से होल्ड किया हुआ है। दूसरा क्लॉज क्या है सर, इन्वेंटोरी। इन्वेंटोरी के अंदर 2 पॉइंट्स है, पहला क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट क्या है, वर्किंग कैपिटल लोन। मतलब आपने अपने स्टॉक और डेटर्स को बैंक के पास गिरवी रख के सीसी कैश क्रेडिट का लिमिट वगैरह लिया है कि नहीं। सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन में 4 पॉइंट्स तो आएंगे सर, वो 4 पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट करती है, रीजनेबल इंटरवल पे करती है, डिस्क्रिपेंसी मिलता है तो प्रॉपर्ली डेल्ट विद करती है। एक्स्ट्रा इन्होंने डिस्क्रिपेंसी का डेफिनेशन दे रखा है कि इन्वेंट्री में डिस्क्रिपेंसी का, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी का मतलब है मोर देन इक्वल टू 10%, इतना डिस्क्रिपेंसी। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है कि मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंटिंग के प्रोसीजर्स बना रखे होंगे, तो इज द कवरेज ऑफ काउंट एंड द प्रोसीजर ऑफ काउंट एडिक्वेट और नॉट। तो ये देखो इधर, ये पूरा पढ़ो, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन में 6 बातें होंगी। देखो, रीजनेबल इंटरवल पे होना चाहिए, मैनेजमेंट करेगा, कवरेज एंड प्रोसीजर फॉर काउंटिंग सही है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% है उसको प्रॉपर्ली डेल्ट विद किया है कि नहीं। दूसरा है वर्किंग कैपिटल लोन। अगर कंपनी ने अपना स्टॉक या डेटर गिरवी करके 5 करोड़ से अधिक का कैश क्रेडिट लिमिट ले रखा है बैंक वगैरह से, तो कंपनी पक्का बैंक के पास क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर स्टेटमेंट जमा करती होगी, जिससे बैंक वाले ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। तो आपने चेक किया है ना कि द क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट और डेटर स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द कंपनी टू द बैंक इज मैचिंग विद द अग्रीइंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। और वो मैं ही करता हूँ, मैं ही जमा करता हूँ साइन करके, कंपनी को मैं ही देता हूँ साइन करके, ठीक है। नेक्स्ट पैरा नंबर 3, ये क्या है, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स। ये लोन्स इन्वेस्टमेंट्स के लीगल कंप्लायंस पे नहीं है, ये लोन्स इन्वेस्टमेंट्स के प्रेजुडिशियल नेचर पे है कि वो कंपनी के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। एक काम करो, यहाँ पे एनबीएफसी लिख के काटो, काटा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी काटो, एनबीएफसी लिख के काटा हुआ है, ओके। आप समझो जरा सर, बैंक्स और एनबीएफसी का मेन काम क्या होता है, यही तो होता है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। बैंक्स और एनबीएफसी का मेन क्या होता है, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना। तो बैंक्स एनबीएफसी में आपको ये सब रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब बाकी क्लाइंट्स में रिपोर्ट करने की जरूरत है। अब लोन इन्वेस्टमेंट क्योंकि बड़ा है तो इसके लिए मैंने एक नोट बना रखा होगा, ये देखो 6 पॉइंट का नोट दिख रहा है, पैरा 3 का 3 लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 1, how much amount of loan guarantee security has been given to the group companies and to others। आपको 2 चीज बताना है, amount of loan guarantee security during the year and amount outstanding as on 31 मार्च, ये अंदर लिखा हुआ है। सेकंड, terms and conditions of loans and investments are prejudicial to the company or not, चेक कर लो। नंबर 3, क्या लोन वगैरह के लिए कोई रिपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेट किया था और क्या उसमें रिपेमेंट वगैरह बराबर कंपनी को मिल जाता है कि नहीं। रिपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेटेड और नॉट, रेगुलरली पैसा रिसीव हो जाता है कि नहीं। अगर कोई भी लोन अमाउंट जो कंपनी ने लोन दिया था किसी को और वो मोर देन 90 डेज ओवरड्यू हो गया तो कंपनी ने स्टेप्स फॉर रिकवरी में क्या क्या किया है। 5 नंबर,
क्या कंपनी ने जो भी लोन्स दिए थे ड्यूरिंग द ईयर, लिए नहीं है, दिए हैं, लिए को बोरोविंग बोलते हैं, जिसपे 9 नंबर है, ये मैं 3 नंबर पढ़ा रहा हूँ, ये दिए पे हैं। तो कंपनी ने कोई भी लोन वगैरह अगर दिए हैं और वो सामने वाला चुका नहीं पा रहा है, तो कंपनी ने उसका रिन्यूअल, एक्सटेंशन कुछ तो किया होगा ना, रीस्ट्रक्चरिंग किया होगा, तो उसका आपको अमाउंट और परसेंटेज डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। एफ नंबर होता है सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब होता है लोन्स जिसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत लिबरल होते हैं, इंटरेस्ट या तो जीरो होता है या कम होता है, रीपेमेंट का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता, डिमांड लोन होता है। डिमांड लोन का मतलब जब बोरोवर की हैसियत होगी तब वो दे देगा। तो ऐसे सॉफ्ट लोन कंपनी किसको देता है? प्रमोटर डायरेक्टर को। तो कंपनी ने प्रमोटर डायरेक्टर को ऐसे जितने भी सॉफ्ट लोन दिए उनका अमाउंट परसेंटेज डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। सही देख लो। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, एनबीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी ने जितना भी लोन्स इन्वेस्टमेंट्स वगैरह दिया है आपको चेक करना है, ठीक है। ग्रुप कंपनीज को कितना दिया है, अदर्स को कितना दिया है, दो चीजें, टोटल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ये देखो ड्यूरिंग द ईयर कितना है और 31 मार्च को कितना आउटस्टैंडिंग है। सर 31 मार्च वाला आउटस्टैंडिंग तो अलग हो ही सकता है ना, वो तो पहले का भी जोड़ के होगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलजीएसआई इज प्रेजुडिशियल टू कंपनी और नॉट। रीपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेटेड है, पैसा रेगुलर रिसीट हो जाता है कि नहीं। फिर अगर हमने जिनको लोन दिया है वो 90 दिन प्लस हो गया अभी तक चुकाया नहीं, तो हमने रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। 5 नंबर लोन रिन्यूअल, एक्सटेंशन इन सेटलमेंट का अमाउंट परसेंटेज। सॉफ्ट लोन्स, सॉफ्ट लोन का मतलब होता है आइदर रिपेबल ऑन डिमांड, मेरा डिमांड नहीं, जब बोरोवर की हैसियत होगा तब देगा, या विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रीपेमेंट, इसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन। तो सॉफ्ट लोन जो भी दिया है प्रमोटर डायरेक्टर को वो रुपीस में परसेंटेज में बताना है आपको। परसेंटेज इसमें दो है, एक तो टोटल लोन्स गिवन में कितना परसेंट है और टोटल लोन टू प्रमोटर में कितना परसेंट सॉफ्ट लोन है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया था मैंने, दो परसेंटेज है ना, ये तो लिखाया होगा तुम लोगों को मैंने, ओके। अच्छा, अब 4 नंबर क्लॉज भी लोन इन्वेस्टमेंट का है और ये लीगल कंप्लायंस पे। लोन इन्वेस्टमेंट में कंपनी लोगों का कौन सा 2 सेक्शन है, 185 186, तो वही बोल रहा है कि आप चेक करो 185 186 फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। अब 185 186 तुमको तो स्पॉम में पता होगा नहीं होगा, तो मैंने एक समरी बना के डाल दिया है। ये देखो सेक्शन नंबर 186 में कंपनी जितना भी टोटल लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है उसकी सीलिंग लिमिट होती है, याद करो प्लीज, हायर ऑफ 60% ऑफ पीयूएससी एफआरएसपी या फिर 100% ऑफ एफआरएसपी, ठीक है। कंपनी अगर सीलिंग लिमिट के अंदर एलजीएसआई देगी तो सिर्फ यूबीआर चाहिए, सीलिंग लिमिट से ज्यादा देगी तो यूबीआर प्लस एसआर चाहिए। अगर कंपनी लोन दे रही है तो कम से कम कंपनी इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर वाले टेनोर में होता है, विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द टेनोर ऑफ द लोन। एंड तीसरा, कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है MBP2, ठीक है, जितना भी लोन इन्वेस्टमेंट दिया है। 185 क्या है, कंपनी डायरेक्टर या उसके रिलेटिव को लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। उन डायरेक्टरों की कोई कंपनियां हैं तो उनको दे सकता है लोन गारंटी सिक्योरिटी, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। नंबर 1, एसआर पास होना चाहिए एंड द कंपनी शुड यूज द लोन नॉट टू गिव इट टू बैक टू डायरेक्टर बट फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। सो कैन द कंपनी गिव लोन टू एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय द डायरेक्टर्स? यस, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। एसआर पास करो एंड द लोन शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। 5 नंबर में आ गए। 5 नंबर क्या, डिपॉजिट्स। अगर मेरे क्लाइंट ने डिपॉजिट्स का पैसा एक्सेप्ट किया फ्रॉम द मेंबर्स और आउटसाइडर्स तो उनके ऊपर दुनिया भर के लीगल कंप्लायंस होते हैं। आरबीआई के डायरेक्टिव सेक्शन नंबर 73 टू 76 ऑफ कंपनी लॉ, कंपनीज रूल्स, वो फॉलो हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है और मान लो कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस गया एनसीएलटी में, तो अगर कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया है रिगार्डिंग रीपेमेंट और डिपॉजिट, देन द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी और नॉट। सेक्शन 148 के ऊपर है 6 नंबर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्या मेरा क्लाइंट गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड 39 इंडस्ट्रीज को बिलोंग करता है और क्या उसका टर्नओवर 35 करोड़ के ऊपर है? यदि हाँ, तब मेरे क्लाइंट को कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेंटेन किया है कि नहीं किया है। 7 नंबर क्या, स्टैट्यूटरी ड्यूज, मोस्टली टैक्सेस एंड एम्प्लॉई ड्यूज। इसमें 10 तरह के टैक्सेस और एम्प्लॉय ड्यूज है, ईपीएफ, ईएसआई, पुराने वाले टैक्सेस भी हैं क्योंकि पुराने वाले का भी तो केस अभी तक चल ही रहा है ना। वैट होगा, सेल टैक्स होगा, सर्विस टैक्स होगा, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सब मिलेगा तुमको, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है कि कंपनी को मालूम है इतना देना, डिपार्टमेंट बोला हाँ तुमको इतना देना है, तो बस एक ही चीज बचा, दे दो। तो कंपनी रेगुलरली अपना सारा अनडिस्प्यूटेड ड्यूज पे कर देती कि नहीं। एनी ड्यू विच इज अनडिस्प्यूटेड एंड रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग नॉट पेड फॉर मोर देन 6 months एट द एंड ऑफ 31 मार्च शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फॉर्म ऑफ नोट लाइक दिस। सेकंड क्या होता है सर, डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब होता है मेरे और डिपार्टमेंट में अमाउंट को लेकर झगड़ा है,
तो वो भी मुझे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन से एक्ट में केस हुआ है, कितने अमाउंट का है, किस फोरम में, किस अथॉरिटी के पास मेरा केस पेंडिंग चल रहा है। अगर मुझे शो कॉज नोटिस खाली आया है तो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अगर डिमांड नोटिस आ गया तो वो डिस्प्यूट है। ये देखो यहाँ पे, अ mere representation to the department shall not be considered as dispute। खाली शो कॉज नोटिस तो डिस्प्यूट नहीं है, डिमांड नोटिस है तो डिस्प्यूट है। ठीक है, 7 क्लॉजेस हो गए, 8 चालू हो रहा है। यू डिफरेंट NRI, यू से अनरिकॉर्डेड इनकम ड्यूरिंग द ईयर। अगर इनकम टैक्स असेसमेंट के दौरान कंपनी ने अपना पुराना कोई अनडिस्क्लोज इनकम सरेंडर या डिस्क्लोज किया है, तब उसको कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, वहां भी तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, वही है। 9 नंबर बड़ा क्लॉज है सर, डिफॉल्टर कंपनी, तो इसके लिए मैंने राइटअप दिया होगा, नीचे देखो, पढ़ें क्या। सबसे पहली बात, क्या कंपनी ने किसी भी बोरोविंग या डिबेंचर में डिफॉल्ट किया है? कि अगर हाँ तो पा बताओ। पा का मतलब पीरियड एंड अमाउंट, कितने पीरियड का डिफॉल्ट है, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है। सेकंड, क्या कंपनी को किसी बैंक ने, RBI ने, NBFC ने, FI ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है क्या? विलफुल डिफॉल्टर मतलब हैविंग द मीन्स टू पे स्टिल नॉट पेइंग, दैट्स कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। मैं बोला था इसमें विजय माल्या मत बोलना, वो सब FEO है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, वो अलग हो गया। 3 नंबर, कोई भी कंपनी जो भी बोरोविंग्स रेज किया है, इज इट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रेज्ड? इफ नो देन पा बताओ। पा मतलब पर्पस, कहां लगा दिया पैसा और अमाउंट। 4 नंबर, कहीं शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में यूज तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर चुका नहीं पाओगे, ना बताओ, नेचर एंड अमाउंट। 5 नंबर, ठीक है, क्या कंपनी ने ग्रुप कंपनीज के खातिर लोन लिया है क्या? तो ना बता दो। क्या कंपनी ने ग्रुप कंपनी में जो अपने इन्वेस्टमेंट है उसको प्लेज करके लोन लिया है क्या? तो वो भी बता दो कि उसमें कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये है 9 नंबर क्लॉज। अगर डिफॉल्ट हुआ है तो आपको पूरा टैबुलर फॉर्मेट, अरे यार, अगर डिफॉल्ट हुआ है तो मैंने बताया था ना, मैक्लियोड रसेल का एग्जांपल देखिए, दिखाया भी था तुम लोगों को कि डिफॉल्ट हुआ है तो आपको पूरा टेबल बना के ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये सब टेबल्स अपने को याद रखना है, टेबल एग्जाम में ड्रॉ करके आना पड़ेगा। टेबल में कितने कॉलम है? 6, याद करो। नंबर 1, नेचर ऑफ द बोरोविंग, मतलब कौन से बैंक से लोन है, क्या डिबेंचर है कि क्या है। नंबर 2, नेम ऑफ द लेंडर। नंबर 3, अमाउंट नॉट पेड। नंबर 4, वो प्रिंसिपल है कि इंटरेस्ट। नंबर 5, कितना दिन डिले हुआ है। लास्ट में रिमार्क्स। बाकी तो वही है जो समरी में लिखा है। 10 नंबर, यू डिफरेंट NRI, यू से अनरिकॉर्डेड इनकम, डी से डिफॉल्टर कंपनी, आई से इशू प्रोसीड्स, इसमें दोनों कवर्ड है। सबसे ऊपर क्या? IPFP मतलब पब्लिक इशू, और नीचे क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू में आपको 2 चीज चेक करना है, यूटिलाइजेशन, कि पब्लिक इशू में जो पर्पस के लिए हमने वो पैसा रेस किया था उसी पर्पस में यूटिलाइज किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो DDR बताओ, डिले डिफॉल्ट रेक्टिफिकेशन। प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट में फंड्स रेस किया तो सबसे पहले आपको चेक करना है, नंबर 1, लीगल कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 4262, और दूसरा, क्या उसको उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया ना जिस पर्पस के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट में फंड रेस किया था। ठीक है, 11 नंबर, ये एकदम बीचों बीच वाला क्लॉज है, ये फ्रॉड के ऊपर है। यहां आपको हर तरह का फ्रॉड बताना है, हर तरह का। एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, बाय द अंदर वालास, बाय द बाहर वालास, नोटिस्ड बाय द ऑडिटर और रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन, सब तरह का फ्रॉड आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। नेचर एंड अमाउंट, नेचर मतलब होता है एग्जैक्टली क्या फ्रॉड हुआ और कितने अमाउंट का हुआ। क्या आपने ADD 4 जमा किया था साल में? वो होता है ना 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होने पे ADD 4 जमा करो, गर्दन को 1 करोड़ रुपए। एंड तीसरा, क्या कंपनी में कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट आया था क्या फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो उसको ऑडिटर ने कंसिडर किया है कि नहीं किया है। विसल ब्लोअर वाला केस कौन हैंडल करता है? ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, ऑडिट कमेटी, विजिल मैकेनिज्म, सेक्शन 177। मेरे एक एक बात में ना कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है, इसलिए मेरे बातों को ध्यान से सुनना। मैं कुछ भी मतलब रैंडम इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, उसी को क्लास में पढ़ाने में इतना टाइम लगता है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है निधि कंपनी, 2014 की बात होगी। ठीक है, नया कंपनी लॉ आ गया था पर नया कारो नहीं आया था और पुराना कंपनी लॉ हट गया था। तो उसी दौरान की बात है कि किसी CA इंस्टीट्यूट के कन्वेंशन में किसी ऑडिट के टीचर ने बोल दिया था कि अब की बार स्टूडेंट लोगों को कारो पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था पढ़ के जाओ, अगर नया कारो नहीं आया तो पुराना कारो देश में। कॉमन सेंस की बात है कि 2014 में जब नया कंपनी लॉ लागू हो गया और नया कारो का कोई फॉर्मेट नहीं है, तो जितने भी CA लोग हैं वो कारो नहीं देंगे क्या? देंगे ना, पुराना देंगे ना, देंगे ना, तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर भी किसी ने घोषित कर दिया ICA कन्वेंशन में किसी ऑडिट के टीचर ने, और स्टूडेंट लोग पढ़ के नहीं गए थे, और फूटी किस्मत किसको बोलते हैं, उसी टर्म में फाइनल ऑडिट के पेपर में 8 मार्क का कारो आया था।
और वो भी कहां से, 4 मार्क का ये था निधि वाला, निधि कंपनी वाला कारो स्टूडेंट लोग जो पढ़ के ढंग से याद रख के जाते नहीं है, 4 मार्क का तो इसी से था खाली, ठीक है। तो ये आया हुआ है फाइनल में। निधि कंपनी का एग्जांपल माँ बहन निधि लिमिटेड, ये भारत का सबसे बड़ा निधि कंपनी केरला का है, ठीक है। मनप्पुरम बेनिफिट से नाम बना है माँ बहन। निधि कंपनी क्या करता है सर, ये अपने मेंबरों से ही डिपॉजिट का पैसा लेके उनके नाम पे फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट खोलता है, करंट अकाउंट खोल नहीं सकता ये, और ये छोटे छोटे अमाउंट का लोन देता है अपने मेंबरों को। तुम इनके पास अगर अकाउंट खोलने जाओगे ना, सेविंग अकाउंट, तो पहले तुमको 1 शेयर देके अपना मेंबर बनाएंगे, या तुम सपोज इनसे लोन लेने जाओगे ना, गोल्ड लोन वगैरह, तो तुमको 1 शेयर देके पहले अपना मेंबर बनाएंगे, तभी तुमसे डील करेंगे। ये निधि कंपनी है। तो ये वाला पूरा का पूरा जो क्लॉज है निधि कंपनी वाला, ओम नमः शिवाय, ये जो 12 नंबर क्लॉज है निधि कंपनी वाला, ये तो तब अप्लाई करेगा जब मैं किसी निधि कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ। मेरा क्लाइंट अगर निधि कंपनी नहीं तो अप्लाई करेगा ही नहीं। अगर मेरा क्लाइंट निधि कंपनी, मतलब मैं माँ बहन निधि लिमिटेड का ऑडिट कर रहा हूँ, तो मुझे 3 चीजें चेक करनी है। नंबर 1, द मैक्सिमम डिपॉजिट दैट दे कैन एक्सेप्ट फ्रॉम मेंबर शुड नॉट बी मोर देन 20 टाइम्स NOF, नेट ओन फंड्स। फिर सेकंड, इनको भी तो बैंक की भांति थोड़ा लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ेगा। बैंक जितना नहीं, बैंक का लिक्विडिटी 20% होता है, इनका 10% होता है, क्योंकि बैंक वाले करंट अकाउंट भी खोलते हैं, ये लोग करंट अकाउंट नहीं खोलते, तो इनका लिक्विडिटी कम होता है 10%। इन्होंने जितना भी डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट किया उसका 10% इनको अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, मतलब किसी बैंक के एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा। लिक्विड पैसा विच इज यूज्ड फॉर पेमेंट टू डिपॉजिटर्स। अनएनकम्बर्ड मतलब वो किसी भी चार्ज से मुक्त है, इट इज ओनली फॉर द पेमेंट टू डिपॉजिटर्स। तो 10% लिक्विड पैसा किसी बैंक में रखना पड़ता है इनको अपना, ठीक है। तीसरा कंडीशन, क्या निधि कंपनी ने डिपॉजिट्स के रिपेमेंट में, निधि कंपनी के पास मैक्सिमम FD होता है, फिक्स डिपॉजिट, तो क्या इन्होंने FD के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है क्या अपने मेंबर्स को, तो डिस्क्लोज करो। नेक्स्ट, गिव मी 5 मिनट्स देन आई विल टॉक अगेन। ओके, कंटिन्यू करते हैं। क्लॉज नंबर कौन सा है, 13 है ना, 13। यू डिफरेंट NRI, N से निधि, R से RPT, ठीक है। RPT वाला इतना सा है बस, खाली ये जो सफेद रंग में लिखा है ना, बस इतना सा है। इसमें 2 चीज आपको चेक करनी है, लीगल कंप्लायंस और एक डिस्क्लोजर, कि रिलेटेड पार्टी के लिए आपने लीगल कंप्लायंस एज पर सेक्शन 177 188 किया है कि नहीं, और डिस्क्लोजर जो भी रिलेटेड पार्टी को एज पर इंड AS 24 किया है कि नहीं। तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैंने बनाया है कि आपको 2 चीज चेक करना है, कंप्लायंस और डिस्क्लोजर। कंप्लायंस में आपको क्या चेक करना है, 3 टियर अप्रूवल। सबसे पहले रिलेटेड ट्रांजेक्शन को 177 में कौन अप्रूव करता है सर, ऑडिट कमेटी। फिर सेकंड में कौन अप्रूव करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड BRB एंड BM। और अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का वैल्यू 10% ऑफ टर्नओवर के ऊपर है तो फिर शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, OR एंड GM, वो होता है 3 टियर अप्रूवल। 177 ऑडिट कमेटी के लिए और BR और शेयर होल्डर्स के लिए 188 है। फिर एक कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करती है MBP4, उसमें रिकॉर्ड करती है, और ऑब्वियसली इतना सारा अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग का मिनट्स वगैरह भी तो होगा। तो एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर में मिनट्स चेक करेंगे और रजिस्टर मांग लेंगे। कंप्लायंस के बाद डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर के लिए क्या करोगे, इंड AS 24 चेक करोगे। 14 नंबर मेरे लिए स्टार होता है, वो एक चेक पॉइंट होता है, 7, 14, 21। 14 नंबर क्या, इंटरनल ऑडिट। क्या कंपनी में एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम है विच इज कमेंसुरेट, मतलब प्रोपोर्शनेट टू द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड साइज ऑफ द एंटिटी। एंड नंबर 2, अगर इंटरनल ऑडिटर ने कोई रिपोर्ट दी है तो उसको मैंने कंसीडर किया है कि नहीं। ऐसे 610 लिखा है, देखो लिख के दियो मैं, ऐसे 610 की इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट मैंने कंसीडर किया है कि नहीं। यू डिफरेंट NRI 7 हो गया सर। अब लास्ट के जो 7 क्लॉज होते हैं ना, बाइनोकुलर गुच्ची, एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने पढ़ाते भी बोला था, देखो ये तो फास्ट रिविजन चल रहा है याद कराने के एंगल से, लेकिन पढ़ाते मैंने बोला था स्टूडेंट लोग को पहले 7 बहुत अच्छे से याद रहते हैं क्योंकि वो लंबे लंबे हैं, उसी में वो लोग मर जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लास्ट देख नहीं पाते। लेकिन लास्ट का जो क्लॉजेज है वो एक्चुअली टेक्निकल है बट छोटा छोटा है। तो लास्ट का 7 क्लॉज तुम देखो, अभी शुरू वाले लंबे लंबे थे डिफॉल्टर कंपनी तक, फिर छोटे छोटे आने लग गए ना सारे। तो लास्ट के जो 10-12 क्लॉज है वो छोटे हैं, ये भी छोटे छोटे वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 15 से लेके 21 तक, मतलब 7 क्लॉजेस, ये छोटे छोटे हैं। 15 नंबर क्लॉज क्या अपना बाइनोकुलर गुच्ची, 20 है बार्टर, ये इतना सा है कि कंपनी ने अगर बार्टर ट्रांजैक्शन किया है तो आपको बस सेक्शन नंबर 192 का लीगल कंप्लायंस चेक करना है। अब वो क्या होता है, ये रहा तुम्हारे लिए मैंने बना दिया है। कंपनी ने डायरेक्टर या उसके किसी भी जान पहचान वाले वगैरह से अगर प्रॉपर्टी एक्सचेंज किया, बदले में शेयर्स वगैरह दिया है, तो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, OR मस्ट बी पास्ड, and second, the valuation of both the asset exchange should be determined by the registered valuer. Can I say that 192 is a special type of related party transaction? हो तो related party रहा है, पर वहां पे OR कंपल्सरी नहीं था, यहां पे OR कंपल्सरी है। मैं ऐसा बोल सकता हूं तुम लोग को,
हाँ, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जहां ओआर एकदम कंपलसरी है और असेट्स की वैल्यू कौन निकालेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये सब लॉ में आता था, ठीक है। तो मुझे पता है कि लॉ तो हट गया ना, तो जहां जहां लॉ आ रहा है वहां अपने वेट तो नहीं कर सकते, तो अपने यहीं पे जितना चाहिए अपने को उतना पढ़ के खत्म करेंगे। मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए बना दिया है रेफरेंस के लिए, ठीक है। बात करें बाइनोकुलर, बाई BNCR, एन से निधि तो हो चुका, तो अब कौन है, NBFC। ये NBFC वाला बहुत हार्ड है, ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सर। इसके अंदर 4 पॉइंट है, 2 NBFC वाले और 2 CIC वाले। सबसे पहले सर NBFC क्या होता है, इधर देख लो। ऐसे तो NBFC ऑडिट में सिलेबस में फिर बताया तो फिर से रिवाइज कर देता हूँ। NBFC कंपनी की पहचान होती है कि उनका टोटल असेट्स का मोर देन 50% इक्वल टू मोर देन 50% जो करने को 50% वो फाइनेंशियल असेट्स होगा। फाइनेंशियल असेट का मतलब होता है लोन्स गिवन, इन्वेस्टमेंट्स मेड, और इनकी इनकम का भी मेजर सोर्स वही है, लोन, इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, वही इनका मेन है। ऐसी कंपनियों को हम कहते हैं NBFC, ठीक है। तो NBFC को लेकर आपको 2 पॉइंट चेक करना। नंबर 1, अगर कोई भी कंपनी NBFC है तो उसको RBI में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। RBI के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है NBS, नॉन बैंकिंग सुपरविजन, सेक्शन नंबर 45 IA ऑफ द RBI एक्ट 1934 में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आपके क्लाइंट ने NBFC का रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं। कहीं बिना रजिस्ट्रेशन के वो लोग NBFC का काम तो नहीं कर रहे हैं ना, उस पर आपको कमेंट करना है। वर्किंग एज अ नॉन बैंकिंग एक्टिविटी और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट ऑब्टेनिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI। सर दूसरा चीज होता है CIC, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, स्पेशल टाइप ऑफ NBFC, एग्जांपल टाटा सन्स। इसका सर ये खुद कुछ काम नहीं करता, बस ये इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करके रखता है। इसके टोटल असेट में 90% इन्वेस्टमेंट्स है और टोटल असेट का 60% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर है। इट्स अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। बेसिकली आप मन में सोचो कि बड़े बड़े ग्रुप कंपनीज के अंदर जो होल्डिंग कंपनी होता है ना, जो खुद कोई काम नहीं करता, टाटा सन टाइप, उनको बोलते हैं CIC। ग्रुप कंपनीज के स्ट्रक्चर में देयर कैन बी मोर देन वन CIC ऑल्सो, ये पॉसिबल है। आज हम सबके माँ बाप है कि नहीं, हमारे एक होल्डिंग कंपनी की 2 होल्डिंग कंपनी है, माँ बाप दोनों होल्डिंग कंपनी है ना, वैसे ही सर ग्रुप कंपनीज में 2-3 CIC हो सकता है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऊपर आओ, सबसे पहले CIC के ऊपर पॉइंट नंबर C पढ़ो। अगर आपका क्लाइंट एक CIC है तो क्या उसने RBI में CIC का रजिस्ट्रेशन ले लिया है? CIC के कंडीशंस जो होते हैं 90% इन्वेस्टमेंट, 60% वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं? क्या आपके क्लाइंट का नेट असेट 100 करोड़ के नीचे है? क्या अगर 100 करोड़ के नीचे है तो वो CIC का रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्टेड होता है। अगर आपके क्लाइंट के ग्रुप के अंदर मोर देन 1 CIC है तो डिस्क्लोज करिए कि ग्रुप में कितने CIC है, 2, 3 कितने CIC हैं। बाइनोकुलर BNCRC से कैश लॉस, मतलब एकदम रुपया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव कैश फ्लो, तो करंट ईयर का कैश लॉस और लास्ट ईयर का कैश लॉस आपको डिस्क्लोज करना है। मैक्लियोड में हुआ था ये। रेजिग्नेशन अडानी में हुआ था, BNCR अडानी में वो डेलॉयड गया ना और BDO आ गया मस्का, तो अडानी में तो रेजिग्नेशन। अगर प्रीवियस ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो आपको बताना पड़ेगा वेदर प्रीवियस ईयर का ऑडिटर रिजाइन किया है कि नहीं, और अगर किया है तो उसने कोई भी ऑब्जेक्शन, कंसर्न, इशू रेस किया और उसको आपने कंसिडर किया है कि नहीं किया है, तो रेजिग्नेशन वाला पॉइंट है। गुची जी से गोइंग कंसर्न, अब तो आपका क्लाइंट अच्छा है चाहे बुरा है, आपको गोइंग कंसर्न पे कमेंट करना पड़ेगा। याद करने के लिए रालोम या मोलर, मैं मोलर बोलता हूं, इजी लगता है तुमको, जो समझ में तुम बोल सकते हो, ठीक है। ओके, इधर देखो यहां से, आफ्टर कंसिडरिंग द रेशियोज, असेट्स, लाइबिलिटीज, अदर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट असेसमेंट, मुझे क्या लगता है वेदर ऑडिटर ऑफ द ओपिनियन कि देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न एट द कंपनी विल बी केपेबल ऑफ पेइंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो भी लाइबिलिटीज 1 ईयर में ड्यू होंगी उनको वो पे कर पाएगा। ये गोइंग कंसर्न पे कमेंट करना अब कंपल्सरी हो गया। कंपनी भी अपने नोट्स में रेशियोज डिस्क्लोज करता है कि नहीं आजकल, तो उसी को लेके। यू से अनस्पेंड CSR, अब ऑब्वियसली अनस्पेंड CSR तो याद है नहीं क्या होता है सेक्शन 135 में, तो वो पूरा कनेक्टेड है, इसीलिए मैं इसके लिए एक डायग्राम डाला हूं बहुत बढ़िया तुम लोग के लिए। देखो इधर, ठीक है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको CSR करना पड़ता है। CSR का मतलब क्या होता है? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स CSR में स्पेंड करना पड़ेगा। अगर सर कंपनी ने 2% से कम स्पेंड किया है तो गलत बात है, जितना नहीं किया उसको अनस्पेंड बोलते हैं। सपोज कंपनी ने 1.5% किया, 0.5% नहीं किया, तो 0.5% किया अनस्पेंड CSR। तो अनस्पेंड CSR के ऊपर 3 सबसेक्शन है, 135 का 5, 6, 7। तो सुनो, सबसे पहले 135 का 5, वो अनस्पेंड CSR किसी लॉन्ग टर्म CSR प्रोजेक्ट से कनेक्टेड नहीं है। तब फिर सर 6 महीना के अंदर, कितना के अंदर, 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड आपको शेड्यूल 7 फंड में डालना पड़ेगा, यानी प्रधानमंत्री का नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर्स या एनी अदर फंड ऑफ शेड्यूल 7, ठीक है। वरना सजा मिलेगी अंडर 135 का 7। अगर 135 का 6, अगर वो अनस्पेंड CSR किसी लॉन्ग टर्म CSR प्रोजेक्ट जैसे हॉस्पिटल, स्कूल का निर्माण हो रहा है
तो ऑनगोइंग सीएसआर प्रोजेक्ट का मतलब होता है वो प्रोजेक्ट जो करंट ईयर प्लस 3 ईयर के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। तो डज इट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? यस। इफ यस, देन 30 दिन के अंदर उसको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में डालो, जिसको हम बोलते हैं अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, ठीक है। और फिर 3 साल में यूज कर लो। 3 साल खत्म होने के बाद भी अगर वो पैसा बच गया तो फिर वो 30 दिन के अंदर आपको शेड्यूल 7 वाले फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, इन्हीं सब में। तो ये इसी के ऊपर मेरे को कमेंट करना है। सबसे पहले 135 का 5, द अनस्पेंट सीएसआर डज नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो 6 महीने के अंदर उसको एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया कि नहीं। दूसरा वाला 135 का 6, अगर इट रिलेट्स टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो उसको 30 दिन के अंदर एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया, फिर वो यूज करना पड़ता है ना 3 साल में, 3 साल बाद भी यूज नहीं हुआ तो 30 दिन में कहाँ जाएगा? शेड्यूल 7 फंड में। 21 नंबर क्लॉज खाली कहाँ पे आपको मिलेगा? कॉन्सोलिडेटेड एफएस के ऑडिट रिपोर्ट में। वहां पे बेसिकली कॉन्सोलिडेटेड एफएस में ऑडिटर क्या करता है? 21 नंबर क्लॉज डाल के बोलता है कि सब्सिडेरी के ऑडिटर्स ने अपने अपने कारों में कौन कौन से 21 क्लॉज में से किस किस पे क्वालिफिकेशन डाला है, उसका पूरा टेबुलर डिस्क्लोजर बन के जाता है जो अडानी में जाता है, ठीक है। ये देखो इधर, whether there are any qualifications or adverse remarks by the respective auditors of the subsidiary companies in their caro of the subsidiaries, if yes, indicate the details and the para number of the caro, जहां पे ये सब है पूरा टेबुलर डिस्क्लोजर। अगर आपने कारों में कोई भी क्लॉज के अंदर नेगेटिव या अनफेवरेबल रिमार्क दिया तो आपको उसके रीजन डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। सर कारों के अंदर भी वही है, क्यूओ एओ डीओ, क्वालिफाइड रिमार्क, डिस्क्लेमर, एडवर्स रिमार्क, दैट कंप्लीट्स आवर कारो, ठीक है। थैंक यू।